वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम नवम कक्षा का दूसरा अध्याय ल्हासा की ओर का सार करेंगे, जो एक यात्रा वृत्तांत है और जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो सार शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं, जिनका जन्म सन 1893 ईस्वी में अपने ननिहाल पंधा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित है। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा काशी और आगरा से प्राप्त की और बाद में अपनी पढ़ाई के लिए ये लाहौर चले गए। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके कारण फिर इनका नाम केदारनाथ से बदलकर राहुल सांकृत्यायन हो गया और सन 1963 में इनका देहांत हो गया। तो अब चलते हैं पाठ के सार की ओर। बच्चों, ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जिसमें लेखक अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करता है और इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत शानदार ढंग से किया है। लेखक ने यह यात्रा 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लेखक ने यह यात्रा अपने छद्म में की थी। वो अपने असली रूप में ना जाकर एक भिखारी के रूप में तिब्बत गए थे। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे यह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, जिससे होकर व्यापारी सैनिक आते जाते थे, परंतु इसी रास्ते से नेपाल और भारत के लोग भी आते जाते थे। इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह चीनी फौजियों की चौकियां व किले बने हुए थे, जिसमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी हैं। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, इसलिए वो कुछ हिस्से आज भी आबाद हैं। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले, परित्यक्त होता है छोड़ा हुआ, जो पहले चीनी सैनिक जिसमें रहते थे पर अब उसे छोड़ दिया है, ऐसे ही परित्यक्त चीनी किले में लेखक और उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत ये भेदभाव नहीं होता था और ना ही महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखमंगों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था, मगर अपरिचितों के घरों में अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, जैसे बहू हुई, सास हुई, उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहाँ पर मक्खन और नमक की चाय पी जाती है। जैसे हम यहाँ चीनी पत्ती दूध डालकर चाय पीते हैं, उनकी चाय नमक और मक्खन डालकर वो चाय पीते थे। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे राहदारी मांगी, मतलब किराया मांगा, रुकने का किराया मांगा। तो उन्होंने 2 चिट्टें, जो वो परमिशन लेटर लेकर आए हुए थे, वो 2 चिट्टें उसको दे दी। ये चिट्टें उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोंगला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। मतलब थोंगला से पहले जो आखिरी गांव था वो वहां पहुंच गए थे। यहाँ सुमति राहुल के मित्र थे, जो एक बौद्ध भिक्षु थे। तो यहाँ सुमति की जान पहचान होने के कारण भिखारी के वेश में होने के बाद भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। तो लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो फिर उसी रास्ते लौट रहे थे, तब उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक झोंपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि जबकि तब वो भिखारी के वेश में नहीं थे, भद्र यात्री के वेश में थे, क्योंकि शाम के समय तिब्बत के लोग छंड या शराब पीकर अपने होशो हवास खो देते हैं और यात्रियों का या मेहमानों का बड़ा ध्यान नहीं देते हैं। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा पहाड़
थोंगला पार करना था। डांडा थोंगला ये एक पहाड़ है जो पार करना था, जो सबसे कठिन हिस्सा था क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 1600-1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का कोई नामो निशान नहीं था और डाकुओं के छिपने के लिए सबसे अच्छी और सुरक्षित जगह थी। और सरकार भी इस तरफ लापरवाह थी, इसलिए यहाँ अक्सर लूटपाट और हत्याएं होती रहती थी। परंतु सुमति और राहुल जी भिखारी के वेश में तो थे, उन्हें इतना डर तो लूटपाट का तो डर था नहीं, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। परंतु मन में एक डर बना था, यहाँ हथियार का कानून भी नहीं था, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। अब बच्चों, हथियार का कानून होता है कि जब भी आपने कोई हथियार खरीदना होता है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, उसकी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। पर उस समय तिब्बत में ये हथियार का कानून नहीं था, इसलिए कोई भी दुकान में जाकर कोई भी हथियार खरीद के अपने पास ले आता और जैसे लाठियों की तरह लोग हथियार रखते थे। लेकिन थोंगला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल था और अगला उनका पड़ाव लंकोर था, जो वहाँ से करीबन 16-17 मील की दूरी पर था। इसलिए दूसरे दिन लेखक ने और सुमति ने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, क्योंकि वो चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही है। वहाँ स्थानीय देवता का मंदिर भी था। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। उसके साथ ही आगे निकल गए। वो रास्ता भटक गए और वे बाएं रास्ते की ओर गलत रास्ते 1.5 मील आगे चले गए। बाद में लोगों से पूछकर वापस सही रास्ते पर आए, जो दाहिनी तरफ जाना था। मगर तब तक काफ़ी देर हो गई थी, जिससे उनके मित्र सुमति बहुत नाराज़ हो गए थे। परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा भी हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। उसके बाद वो तिंगरी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ी से घिरा एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती थी, जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे, क्योंकि वो एक बौद्ध भिक्षु थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे। बोध गया बेटा जैसे बुद्धों का तीर्थ स्थल है, जैसे हमारा हरिद्वार है, गंगा है, तो उनका तीर्थ स्थल बोध गया है, इसलिए वहाँ से जो कपड़े लाते थे उनके वो गंडे बनाकर, पतली पतली चीरें बनाकर वो अपने यजमानों को देते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा किया। इस बात पर सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि लेखक को यह लगा कि अगर सुमति अपने यजमानों के पास चला गया तो हफ्ता 1.5 हफ्ता यहीं लगा देगा। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कुली न मिलने पर वे अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति यहाँ एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार होता है बच्चों जिसमें आप किसी से काम करवाते हैं पर उसे आप दिहाड़ी या पैसे नहीं देते, फ्री में मिल जाते थे वहाँ मजदूर। तो बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। लेखक शेखर बिहार की खेती के मुखिया नमसे जो है, जो एक बौद्ध भिक्षु थे। लेखक अपने शेखर बिहार की खेती के मुखिया नमसे बौद्ध भिक्षु थे, जो उनके मठ में गए और वहाँ एक अच्छा सा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की लिखी 103 पोथियाँ रखी थी। बुद्ध वचन, जो महात्मा बुद्ध जी ने जो वचन बोले थे, वो 103 पोथियों में लिखकर संग्रहित किए हुए थे। तो लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गया। इसी दौरान सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा,
जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया, क्योंकि अब लेखक क्या चाह रहे थे, लेखक चाह रहे थे कि जो बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां हैं उनको पढ़ने के लिए उन्हें थोड़ा सा समय मिल जाए। तो उस समय में सुमति भी अपने जजमानों के पास जाकर आ जाएगा। दोपहर तक अपने जजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गए। चूंकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और बौद्ध भिक्षु नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए। और इसके बाद उनकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू हो गया। तो ये था बच्चों हमारा ल्हासा की ओर अध्याय का सारांश। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।